हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया की। किंगडम एनिमेलिया में हम बात कर रहे हैं अलग अलग फाइलम के बारे में। तो अभी तक हमने कुछ फाइलम पढ़ लिए हैं और आपने जब फाइलम पढ़े हैं तो आपको एक आइडिया लग गया है, बेसिक्स है कि हम फाइलम में क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या डिस्कस हम यहाँ पर कर रहे हैं। पहला फाइलम हमारे पास आता है पॉरीफेरा, सेकेंड फाइलम हमारे पास आता है सिलेंट्रेटा और नेक्स्ट फाइलम हमारे पास आता है टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा के बाद आपने बात की है प्लेटीहेल्मिन्थेस की और प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद एस्केहेल्मिन्थेस हमारे पास आए हैं। तो यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर फाइलम एनिलिडा की। एनिलिड्स होते हैं जिन्हें आप रिंग वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगी, कुछ कैरेक्टर्स हमारे पास हमने बात की थी कि जैसे कि कितनी स्पीशीज यहाँ पर एनिलिडा की हैं, या फिर जो एनिलिडा वर्ड है वो किसने कॉइन किया था, इसके बारे में हमने बेसिक सी बातें की थी। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं एक बार देख लेते हैं। हमने कहा जो एनिमल्स इन दिस फाइलम आर कॉमनली रेफर टू एज एनिलिड्स और सेगमेंटेड वॉर्म। हमने कहा कि यहाँ पर इस फाइलम में जो जीव आते हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी कि अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग खंड इनकी बॉडी में पाए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो एनिलिडा जो वर्ड है वो किसने कॉइन किया था, तो हमने कहा जो लैमार्क है उन्होंने 1809 में ये जो वर्ड है वो कॉइन किया था। यहाँ पर ऑलमोस्ट 9000 स्पीशीज हैं एनिलिड्स की, यानी कि 9000 स्पीशीज पाई जाती हैं एनिलिडा की। ठीक है, इनका जो शेप एंड साइज है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। क्या होगा, शेप एंड साइज डिफरेंट है, इट मीन्स कि हमें यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हमने कहा कि ये अलग अलग इनकी अगर हम देखें कि लेंथ कितनी होती, तो 1 मिलीमीटर से लेकर के हमने कहा 2.5 मीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि कितना वेरिएशन आ रहा है इनमें। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट फीचर्स की हम बात करें तो हमने कहा कि टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मरीन भी होंगे, फ्रेश वाटर भी होंगे, पैरासिटिक भी होंगे। इतने सारे अगर सब जगह पाए जा रहे हैं, पानी में भी हैं, स्थल में भी पाए जा रहे हैं। पानी में आपने कहा कि जो मीठे जल में भी पाए जा रहे हैं, तो खारे जल में भी पाए जा रहे हैं, परजीवी भी होते हैं। तो हमने कहा कि अलग अलग इतनी जगह में इतने डाइवर्स अगर ये हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आ गया, जो कि आप समझते हैं क्योंकि जब हमने बात की थी एस्केल्मेंथेस में तो वहाँ पर भी ऑर्गन सिस्टम आ चुका था। सीलोम यहाँ पर ट्रू है, जो कि नया कैरेक्टर है इस फाइलम का, और हमने कहा बायलेटरली सिमेट्रिकल है, जो कि पहले भी हमारे पास आ चुका है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये कैरेक्टर भी हमारे पास आ चुका है, हमारे पास आ चुका है। इट मीन्स कि हमने कहा कि जो प्रीवियस आपका जो फाइलम था उसमें आप ये सारे कैरेक्टर पढ़ चुके हैं। कुछ कैरेक्टर, कुछ फीचर्स की बात यहाँ पर करते हैं, ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है चीज़ों को और कंपेयर करते जाना है। तो ये फर्स्ट लाइन तो आप समझ चुके हैं कि ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ये मरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होंगे, पैरासिटिक भी होंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन भी होगा। ट्रू सीलोम है दैट आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने कहा कि हमारे पास एक नया वर्ड आता है, कुछ क्या होते हैं, पारिभाषिक शब्द होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट है। आप बायो पढ़ रहे हैं तो बायो के कुछ टर्म्स अलग होते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री के कुछ टर्म्स अलग होंगे, फिजिक्स के कुछ अलग होते हैं। ऐसे आपके जो आर्ट साइड में जो सब्जेक्ट आते हैं या हिंदी और इंग्लिश के जो शब्द होते हैं, हर एक के जो टर्म्स हैं वो अलग होते हैं। उसे हम कहते हैं पारिभाषिक शब्द, यानी कि उस शब्द का मतलब होगा कि वो शब्द उस विषय, उस सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बता रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में हमें बताया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हमने कहा मेटामेरिकली सेगमेंटेड क्या होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब होता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एनाटॉमी, ये मैं आपसे कहूँ मॉर्फोलॉजी, आप समझ जाएंगे हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, क्योंकि एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में क्या बताती है। मॉर्फोलॉजी आपको सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताती है, एनाटॉमी आपको इंटरनल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में बताती है। तो हमने कहा इट मीन्स हम किसी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर की, मैंने कहा एनाटॉमी, और मैंने कहा कि यहाँ पर जो मॉर्फोलॉजी हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे सीलोम, या मैंने कहा कि यहाँ पे सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैंने बात की तो आप समझते हैं इट मीन्स कि हम बायो की बात कर रहे हैं, हम परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हार्ट, और हम बात कर रहे हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि आपको स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में हमें बताते हैं।
ठीक है। अब अगर मैं कहूँ केमिकल्स, तो केमिकल से आप कहाँ रिलेट करेंगे, केमिस्ट्री में रिलेट करेंगे। मैं कहूँ करंट, तो करंट से आप कहाँ रिलेट करेंगे, मैंने कहा फिजिक्स में रिलेट करेंगे। कुछ ऐसे हमारे पास क्या आते हैं, पारिभाषिक शब्द आते हैं या किसी भी सब्जेक्ट के टेक्निकल टर्म्स आते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, तो क्या होता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब क्या है, आपने कहा द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट कॉल्ड मेटामेर्स। हमने कहा कि जो बॉडी है वो अलग अलग सेगमेंट में यहाँ पे क्या है विभाजित है, जिन्हें मेटामेर्स कह रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, आपके पास क्वेश्चन आते हैं क्या होते हैं मेटामेर्स। आपने कहा जो बॉडी अलग अलग सेगमेंट में डिवाइडेड है उसी को हम क्या कह रहे हैं, मेटामेर्स कह रहे हैं। उन सेगमेंट्स को आप क्या कहेंगे, मेटामेर कहेंगे। नेक्स्ट हमने क्या कहा, ऑन द आउटसाइड द ट्रू सेगमेंटेशन ऑफ एनिलिड इज अ रिमार्केबल फीचर्स। ध्यान रखिए, ये जो लाइन आपके पास आ रही है ये इंपॉर्टेंट है। एक तो हुआ कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है इस प्रकार से। एक तो आपको बाहर से क्या दिख रहे हैं, ये सेगमेंट दिख रहे हैं, ये अलग अलग आपको खंड दिख रहे हैं। लेकिन अगर ये सेगमेंट इंटरनली भी हो तो अंदर से भी हो तो हमने कहा कि ट्रू सेगमेंटेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ट्रू सेगमेंटेशन किसका फीचर है, एनालिट्स का फीचर है। सेगमेंट आपने कहीं और भी देखा था, लेकिन हमने कहा था कि जो सेगमेंट है वो आउटर साइड है। अगर हम एनालिट्स की बात करें तो आपने कहा कि एनालिट्स में जो ट्रू सेगमेंटेशन है वो रिमार्केबल फीचर्स है। रिमार्केबल फीचर्स का मतलब क्या होता है कि आपने अलग अलग फाइलम पढ़े हैं और अलग अलग फाइलम में कुछ स्पेसिफिक आपके फीचर्स आते हैं। जैसे कि अगर हम पॉरीफेरा की बात करें तो हमने कहा था कि इनमें पोर्स पाए जाते हैं, स्पॉन्जेस, स्पॉन्ज लाइक बॉडी इनकी होती है, इसलिए हमने इन्हें स्पॉन्जेस कहा था। रिमार्केबल फीचर का मतलब होता है कि एक वो फीचर, अगर हम उस फीचर की बात करें तो इट मीन्स कि हम इंडिकेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फाइलम को। तो इसीलिए हमने कहा कि ट्रू सेगमेंटेशन रिमार्केबल फीचर है एनालिट्स का। अगर मैं कहूँ ट्रू सेगमेंटेशन पाया जा रहा है, इट मीन्स कि हम एनालिट्स की बात कर रहे हैं। मेनली सबसे पहले हमारे माइंड में जो आता है वो एनालिट्स आते हैं। तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब होता है कि अलग अलग सेगमेंट पाए जा रहे हैं, उन सेगमेंट को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर मेटामेर्स कह रहे हैं। अ थिक क्यूटिकल कवर्स द बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस को एक जो क्यूटिकल की जो लेयर है वो क्या करती है, कवर करती है। अब क्यूटिकल होता है क्या, हमने कहा वैक्सी लेयर होती है। जैसे आपने जब प्लांट्स के बारे में पढ़ा था और जब आप बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो फोटोसिंथेसिस में हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा था। मैंने कहा था लीफ का जब हमने स्ट्रक्चर देखा था तो हमारे पास अलग अलग क्या आए थे। जैसे कि हमने कहा ये तो हमारे पास था अपर एपिडर्मिस, फिर आपके पास क्या है, मेसोफिल सेल्स आई हैं, और फिर आपके पास लोअर एपिडर्मिस आए हैं। और हमने कहा था कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में एक वैक्सी लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। क्या फंक्शन होता है क्यूटिकल का, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। तो कुछ क्यूटिकल जो हमारे पास यहाँ पर है, आप इतना समझिए कि ये क्या होगी, वैक्सी लेयर होगी। तो क्यूटिकल क्या करता है, बॉडी के सरफेस को कवर करता है। बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर muscles stand to exit in the body wall। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमने बोला द ऑर्गन्स ऑफ अ लोकोमोशन इन एक्वेटिक एनिलेट्स सच एज नेरिस आर सीटा और अनजॉइंटेड लेटरल अपेंडेजेस कॉल्ड अ पैरापोडिया। ये भी एक आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन आती है। क्या बताइएगा इसमें कि यहाँ पर लोकोमोशन यानी कि जो गति के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में, जो जलीय जीव होंगे, ठीक है, जो फाइलम एनिलिड्स हैं, फाइलम एनिलिड्स के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसमें हम जलीय जीव की अगर बात करें, जैसे कि हमने कहा नेरिस, हमारे पास एक एग्जाम्पल आया है नेरिस। उसमें यहाँ पर जो लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन्स होंगे वो होता है सीटा, ठीक है, या फिर अनजॉइंटेड लैग्स। जो लैग्स है वो अनजॉइंटेड लैग्स होंगे और उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरापोडिया कहते हैं। लेटरल अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया विच एड इन स्विमिंग, किसमें मदद करेंगे, ये स्विमिंग में मदद करते हैं। तो क्या क्या विशेषताएं आपने पढ़ी हैं, ये स्थलीय होते हैं, समुद्री होते हैं, मीठे पानी या परजीवी होते हैं, उनके अंग प्रणाली स्तरीय शारीरिक संगठन है, सच्चे सिलोमेट होते हैं। ये आप सही कर लीजिए, ठीक है, जो सिलोम है, सिलोमेट्स हैं या ए सिलोमेट है, ये आप इसे सही करते रहेंगे। सिलोमेट, ठीक है।
कैसे होंगे? ट्रू सीलोम इनमें पाया जा रहा है, ट्रू बॉडी कैविटी इनमें पाई जा रही है और द्विपक्षीय रूप से सममित और ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मेटामेरिक रूप से खंडित होते हैं, आपने कहा शरीर बाहर की ओर खंडों में विभाजित होता है जिन्हें मेटामेर्स कहा जाता है। एनालिट्स का वास्तविक विभाजन एक उल्लेखनीय विशेषता है। एक मोटी छल्ली शरीर की सतह को ढकती है। शरीर की दीवार में अनुदैर्ध्य और गोलाकार दोनों मांसपेशियां मौजूद होती हैं। जलीय एनालिट्स में गति के अंग जैसे कि नैरेस में सेटे या असंयुक्त पार्श्व उपांग होते हैं जिन्हें पैरापोडिया कहा जाता है, जो तैराकी में मदद करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एक बार सारे फीचर्स को पढ़िए और इन्हें अपनी कॉपी में नोट भी करना है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ और फीचर्स आते हैं, देख लेते हैं उन्हें। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जो एनालिट्स होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का होता है? हमने कहा इट इज कंप्लीट एंड इंक्लूड्स द फेरिंग्स। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है? कंप्लीट है, इसकी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। सेलुलर डाइजेशन नहीं होगा, फेरिंग्स यहाँ पर इंक्लूड होगा। इसोफिगस होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होती है एंड अदर ऑर्गन्स। तो ये सारे ऑर्गन्स कहाँ पाए जा रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जा रहे हैं। टेफ्लोसोल, आपने कहा ये क्या होता है? A longitudinal fold in the intestine that increase the surface area available for secretion and absorption। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम और एनालिट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को। दोनों को रिलेट हम कैसे करेंगे? आपने कहा एक स्ट्रक्चर होता है टेफ्लोसोल, क्या होता है ये? इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में एक फोल्ड होगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। किसके लिए? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, यानी कि श्रावण और यहाँ पर अवशोषण के लिए। अगर हम ह्यूमन इंटेस्टाइन की बात करें तो हमने कहा जो ह्यूमन इंटेस्टाइन है, हमने कहा जो ह्यूमन इंटेस्टाइन होती है उसमें ये तो क्या है? इंटेस्टाइन है, यह स्मॉल इंटेस्टाइन है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटेस्टाइन में अगर कोई स्ट्रक्चर पाया जा रहा है तो किस प्रकार के इंटेस्टाइन में है। यह है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर आते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं। कुछ और स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो विलाई। अब यहाँ पर होता क्या है? हमने पढ़ा था जब डाइजेशन में, ह्यूमन का डाइजेशन हम पढ़ रहे थे, हमने कहा कि विलाई होती है और विलाई के ऊपर होती है माइक्रो विलाई। अगर हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से माइक्रो विलाई को बताएं इस प्रकार से, विलाई होती है और विलाई के ऊपर होती है माइक्रो विलाई। तो क्या फंक्शन होता है इनका? सबसे पहले तो ये भी क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। क्या एब्जॉर्ब करेंगे ये? हमने कहा जो विलाई है वो क्या करेगी? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? ये जो डाइजेस्टेड फूड होगा या जिसे आप ग्लूकोज भी कह सकते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि यहाँ पे अंदर क्या होंगे? ब्लड वेसल्स होंगी। यहाँ पर अंदर ये क्या होंगे? ब्लड वेसल्स होंगी। यहाँ पर फूड है, ये फूड है और ये क्या करेंगे? फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। कहाँ पहुंचाती हैं? ब्लड वेसल्स में पहुंचाती हैं। जो फूड ब्लड वेसल्स में आ गया है तो कौन हेल्प कर रहे हैं? हमने कहा विलाई और माइक्रो विलाई क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। अब सिंपल सा ये भी तो हो सकता था कि ये इंटेस्टाइन है। अब आप सोचेंगे इंटेस्टाइन हमने तो कुछ इस प्रकार की बनाई थी इंटेस्टाइन, इसी की बात करें, इसी ऐसे इसी फूड की हम बात करें, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, हमने कहा सिंपली जो इंटेस्टाइन है वो ऐसे भी हो सकती थी और यहाँ पर अंदर ब्लड वेसल्स हो सकता था इस प्रकार से, और यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड है वो अंदर आ सकता था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? फिर अलग से ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जो उंगली नुमा संरचनाएं हैं जिन्हें हम विलाई और माइक्रोविलाई कह रहे हैं, इनका निर्माण क्यों हुआ? आप देखने की अगर यहाँ पर सिर्फ ऐसा होता तो ये जो सरफेस एरिया है ये इतना होता, लेकिन अगर यहाँ पर विलाई बनी है या माइक्रो विलाई बनी है तो सरफेस एरिया इतना हो गया है। क्या कर रहा है? सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, उतनी ज्यादा जगह होगी पाचित भोजन को एब्जॉर्ब करने में, और जितनी जल्दी भोजन एब्जॉर्ब होगा उतनी जल्दी आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो सरफेस एरिया को कौन बढ़ा रहा है? यहाँ पे माइक्रोविलाई। वैसे ही हमने कहा कि एनालिट्स में होता है टिफ्लोसोल, जो कि क्या करता है? यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? फोल्डिंग होती है और ये क्या करेगा? सरफेस एरिया को बढ़ाता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। ध्यान दीजिए, आपके पास जो वर्ड्स आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो आ सकता है
एक तो कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड क्या होता है इसमें, और एक वर्ड आपके पास आ सकता है मेटामेर्स। क्या होते हैं मेटामेर्स? आपने कहा जो अलग अलग खंड होते हैं एनालिट्स में उन्हें हम कहते हैं मेटामेर्स। ठीक है। ट्रू सेगमेंटेशन क्या है? रिमार्केबल फीचर है किसका? एनालिट्स का। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आप ध्यान रखेंगे। दूसरा हमने कहा कि जो नेरिस होता है, हमने कहा कि जो लोकोमोशन ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमने कहा नेरिस में है आर्सीटा और अनजॉइंटेड लेटरल अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया। नेरिस में क्या होते हैं? सीटे होते हैं, या फिर जो अनजॉइंटेड लेटरल अपेंडेजेस होते हैं उन्हें हम पैरापोडिया कहते हैं। तो पैरापोडिया आपसे पूछा जाता है, बताइए कि नेरिस में लोकोमोशन के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? आपने कहा पैरापोडिया है। जब आप डायग्राम बनाते हैं तब भी आप पैरापोडिया को वहाँ पे बनाते हैं। आपके बुक्स में डायग्राम बने हुए हैं, जैसे जैसे आप क्या करेंगे फाइलम को पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको वहाँ पर जो ऑर्गन है वो भी बनाते रहने हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब हमने कहा क्लोरागोजन सेल्स। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर ये जो सेल्स होती हैं इनमें का दीज आर सेल्स फाउंड इन अ कैविटी ऑफ द टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल क्या है? आपने कहा जो इंटेस्टाइन है उसमें एक फोल्डिंग है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। तो हमने कहा ये जो सेल्स होते हैं क्लोरागोजन, इसमें ये कहाँ पाई जाती हैं? टिफ्लोसोल की कैविटी में पाई जाती है। दैट स्टोर फूड, ये क्या करेंगे? फूड को स्टोर करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है तो फूड को स्टोर यहाँ पर करेंगे। दे प्रोड्यूस्ड अ ग्लाइकोजन एंड स्टोर फैट। ये क्या करेंगे? ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस करती हैं और फैट को स्टोर करती हैं। दे ऑल्सो हैव एक्सक्रीटरी फंक्शन, यानी कि एक्सक्रीशन में भी मदद करेंगे। एक और पॉइंट है। फिर हमने कहा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर पेयर्ड सेगमेंटली अरेंज्ड कॉइल्ड ट्यूब्स नोन एज नेफ्रिडिया। देखिए एक और नया शब्द आपके पास आया है जो कि इंपॉर्टेंट है, नेफ्रिडिया। क्या होते हैं नेफ्रिडिया? हमने कहा नेफ्रिडिया जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। अब मैं कहूँ नेफ्रिडिया, मैं कहूँ पैरापोडिया, ठीक है, मैं कहूँ यहाँ पर आपके पास जो टिफ्लोसोल आता है, तो ये जो वर्ड होते हैं ये होते हैं पारिभाषिक शब्द। अगर यहाँ पर नेफ्रिडिया की बात हो रही है इट मीन्स कि आपको बताया जा रहा है यहाँ पर एनालिट्स के बारे में। ठीक है, मैंने कहा नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया कहाँ पाया जाता है? तो क्वेश्चन पे अगर पहले हम ना जाएं, हम ये कहें कि नेफ्रिडिया किससे रिलेटेड होगा, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा? मैंने कहा नेफ्रिडिया वर्ड मैंने बायो में पढ़ा था जब मैं बात कर रही थी एनालिट्स के बारे में। और नेफ्रिडिया जो होता है वो क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन से है एनालिट्स में। ऐसे होते हैं हमारे पारिभाषिक शब्द जो स्पेसिफिक रूप से किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो असिस्ट विद ऑस्मोरेगुलेशन, ये ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करेंगे। चलिए अब पढ़ लीजिए। पाचन तंत्र पूर्ण है, इसमें ग्रसनी, अन्न प्रणाली, पेट, आंत और अन्य अंग शामिल हैं। हमने कहा टिफ्लोसोल के आंतरिक अनुदैर्ध्य तह जो श्राव और अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र को बढ़ाती है टिफ्लोसोल। हमने कहा क्लोरागोजन कोशिकाएं जो होती हैं ये टिफ्लोसोल की गुहा में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं जो भोजन का भंडारण करती हैं या ग्लाइकोजन का उत्पादन करते हैं, वसा का भंडारण करते हैं, उनके पास उत्सर्जन के कार्य भी होते हैं। उत्सर्जन अंग युग्मित खंडीय रूप से व्यवस्थित कुंडलित नलिकाओं से बने होते हैं जिन्हें नेफ्रिडिया कहा जाता है। नेफ्रिडिया क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिनका काम क्या होगा? उत्सर्जन में होता है। और ये क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर आपके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, आपके पास जो इम्पोर्टेंट शब्द आए हैं वो हम लिखते हैं। मेटामेर है, पैरापोडिया है। ठीक है, पहला शब्द मेटामेर, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट टर्म से आपको पता होना कि मेटामेर किसे कहते हैं, पैरापोडिया किसे कहते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखे तो हमने कहा टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल, ठीक है, टिफ्लोसोल हो गया है। इसके अलावा क्लोरागोजन सेल्स, क्लोरागोजन सेल्स हो गई हैं। ठीक है, और आपका पांचवा हो गया है नेफ्रिडिया। देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन कुछ हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड्स आते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। अब आप इन पांचों शब्दों को बताइए। मेटामेर किसे कहते हैं? पैरापोडिया क्या होता है, क्या फंक्शन होता है पैरापोडिया का? हमने कहा नेरिस में पाया जाता है और लोकोमोशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट टिफ्लोसोल क्या होता है? इंटेस्टाइन में फोल्डिंग्स होती है जो कि एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक है, हमने कहा क्लोरागोजन सेल्स क्या होती हैं? यहाँ पर टिफ्लोसोल में एक स्ट्रक्चर होता है
ठीक है, कुछ सेल्स होती हैं या स्ट्रक्चर होता है जो कि टिफ्लोसोल की कैविटी में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? भोजन को स्टोर करना। तो ग्लाइकोजन को स्टोर करेंगे, ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस करेंगे, फैट को स्टोर करेंगे, और कभी कभी कुछ कुछ टाइम क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी इसके होते हैं, यानी उत्सर्जन में भी मदद करेगा। नेफ्रिडिया क्या होता है? नेफ्रिडिया यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए क्या है, स्पेसिफिक सेल्स आई है। जैसे कि जब आप एस्के एल्मेंथीज में बात कर रहे थे, तो एस्के एल्मेंथीज में हमने क्या बात की थी? फ्लेम सेल की बात की थी। हमने कहा था कि यहाँ पर अब एस्के एल्मेंथीज से एक्सक्रीशन के लिए एक सेपरेट स्ट्रक्चर आ गया है, जिसे हमने वहां पर फ्लेम सेल कहा था। तो एस्के एल्मेंथीज में फ्लेम सेल आ गई हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें एनिलिड्स की, तो वहां पर आ गया है नेफ्रिडिया। कंफ्यूज नहीं करेंगे नेफ्रिडिया में या पैरापोडिया में या फिर टेफ्लोसोल में। अच्छे से इन वर्ड्स को समझिए, इनके डेफिनेशन को यहाँ पर लिखिए। चलिए, तो नेक्स्ट कैरेक्टर्स को देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सारे शब्दों के जो मतलब है वो आप लोग एक बार देख लेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। अभी तक हमने इतनी बात नहीं की है। परिसंचरण तंत्र को आप तब समझेंगे जब आप बात करेंगे यहाँ पर ह्यूमंस के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। जब भी हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ऑब्वियसली बात है कि ब्लड के बारे में भी होगा, क्योंकि सर्कुलेट ब्लड यहाँ पर हो रहा है। तो तीसरा हम कह सकते हैं कि सर्कुलेट क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड हुआ। जब ब्लड वेसल्स की बात आती है, तो ब्लड वेसल्स हमारे पास आर्टरीज आती हैं, वेन आती है, कैपिलरी आती है। ये आप समझते हैं। ठीक है, ब्लड का काम क्या है? पंप करना। ठीक है, ब्लड का जो फंक्शन होगा वो होगा कि पंपिंग। जो ब्लड है उसे पूरी बॉडी में पंप करना। अब यहाँ पर कौन सा ब्लड पंप होता है, किसके द्वारा होता है? ये वेसल्स हमारे पास, ये वेसल्स आती हैं। अब ब्लड भी हमारे पास दो प्रकार का होता है। अगर मैं कहूँ जो ब्लड है वो भी हमारे पास दो प्रकार का नहीं होगा, लेकिन दो तरह का होता है। दो अलग, अगर हम चीजों को देखें तो हमने कहा एक तो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, और एक होगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो अगर हम इस ब्लड की बात करें, यहाँ पर CO2 नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। इस ब्लड की बात करें तो हमने कहा यहाँ पर CO2 पाई जाएगी। अब ऐसा नहीं कि अलग अलग प्रकार का ब्लड है, सिर्फ डिफरेंस ऐसा है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाते हैं। अब मैंने कहा कि जब हार्ट पंप करेगा, तो ऑब्वियसली बात है हार्ट पंप जो करता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को करता है। और किसके द्वारा करेगा? हमने कहा यहाँ पर आपके पास आते हैं जो आर्टरीज होती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हमारे पास आते हैं, जैसे कि जब हम कहते हैं कि पल्मोनरी आर्टरीज होती है, पल्मोनरी वेन होती है, वो कुछ एक्सेप्शन हमारे पास आते हैं। इन शॉर्ट, हम अगर जनरली यहाँ पर कहें तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो क्या होता है, आर्टरी से फ्लो, आर्टरी के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पे बॉडी तक पहुंचाया जाता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेन होती है वो लेकर के आती है। कैपिलरीज का क्या काम होगा? आपने कहा कि जब यहाँ पर आर्टरीज क्या करेंगी, किसी ऑर्गन को ब्लड दे रही हैं। ठीक है, आर्टरीज किसी ऑर्गन को ब्लड दे रही हैं, और फिर ऑर्गन से जो ब्लड होकर के आ रहा है, तो यहाँ पर जो ब्लड है, जो आर्टरीज ऑर्गन को दे रही हैं वो ऑक्सीजनेटेड है, और जो इस ऑर्गन से ब्लड निकला वो CO2 है। अब ऐसा नहीं है कि ऑर्गन के अंदर या सेल के अंदर ब्लड गया, या आप समझते सेल के अंदर ब्लड नहीं जाता है, सिर्फ जो चीजें ट्रांसपोर्ट होनी होंगी वही जाती हैं। तो हमने कहा कि जब यहाँ पर ब्लड वेसल थी, इसने ऑक्सीजन दिया इस ऑर्गन को, इस ऑर्गन से CO2 लिया। तो मैंने कहा कि आर्टरी के द्वारा तो इस ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया गया, लेकिन जब CO2 ब्लड में आया तो ये किसके द्वारा होगा? ये वेन के द्वारा आएगा। अब यहाँ पर ये वेन, ये तो वेन है, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आर्टरी से, आपने कहा जब ब्लड ऑर्गन में जाता है तो वहां पर जो आर्टरी है वो छोटे छोटे धागेनुमा संरचनाओं में डिवाइड हो जाती है। अगर हम और अच्छे से बनाएं तो हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। ये आर्टरी है इस प्रकार से, फिर ये किसी दूसरे ऑर्गन को दिया गया। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या आती है, ये आर्टरी है, ठीक है। ये जो आपको मोटी, ये जो आपको वेसल्स दिखाई दे रही है, ये आर्टरी है। लेकिन ये आर्टरी जब दो भागों में विभाजित हो गई, ऐसे बहुत सारे भागों में विभाजित हो गई, अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग सेल को जब क्या दिया जा रहा है, ब्लड से ऑक्सीजन को पास कराया जा रहा है, तो ये होती है कैपिलरी। अब इस ऑर्गन से भी क्या निकली, अब इस ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इससे भी CO2 ब्लड में ऐड हुआ, इससे भी CO2 ब्लड में ऐड हुआ। तो जो छोटी छोटी कैपिलरी यहाँ से निकल रही हैं, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, कैपिलरी कह रहे हैं। तो कैपिलरी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वेसल्स और ऑर्गन में जब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है चीजों का, वहां पर ट्रांसपोर्ट कैपिलरीज के थ्रू होता है। हो गया क्लियर है। ब्लड को आप समझ गए हैं, ब्लड वेसल्स को आप समझ गए हैं, हार्ट आप समझते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। राइट और लेफ्ट में आपने डिवाइड किया है, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये चीजें आप समझते हैं। ये होता है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमने कहा कि अगर हम बात करें, ये तो हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ये तो हम बात करें ह्यूमंस की, जो कि आपने कई बार पढ़ा भी है और आप रिलेट कर सकते हैं चीजों को, कि सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्चुअली में हम पढ़ क्या रहे हैं कि सर्कुलेशन कैसे हो रहा है चीजों का या ब्लड का, ठीक है। सर्कुलेटरी, अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आपको पढ़ना है एनालिट्स में, ठीक है। ये अभी तक हमने ह्यूमंस की बात की थी, आर्टरी, वेन या कैपिलरी। अब इन्हीं चीजों को रिलेट करेंगे आप यहाँ पे कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, इट इज ऑफ द क्लोज्ड वैरायटी। कैसा है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज है। क्लोज का मतलब है कि ब्लड वेसल्स वहां पर, जो वेसल्स है, वेसल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। ब्लड फ्लो थ्रू अ ब्लड वेसल दैट इज क्लोज्ड। आपने कहा जो ब्लड का फ्लो है पूरी बॉडी में, अगर ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है वेसल्स के थ्रू कर रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनिमल इवोल्यूशन। आपने कहा कि यहाँ पर अभी तक आपको जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो यहाँ पे क्लोज टाइप का मिला। अ हार्ट टू मूव द ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड इज डिस्कवर्ड। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिड ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। दे डेमोस्ट्रेट स्किन रेस्पिरेशन। आपने कहा कि यहाँ पर अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, श्वसन की बात करें, त्वचा के द्वारा भी रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम भी तो क्या था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने कहा उसी के द्वारा हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम स्किन के द्वारा भी यहाँ पे श्वसन की क्रिया करें, लेकिन एनालिस्ट स्किन के द्वारा भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। इससे आप एक चीज समझते हैं कि इनकी जो स्किन है वो कैसे हुई, उनमें नमी बनी रहती है, खुरदुरी नहीं होगी। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, इट इज मेड अप ऑफ अ ब्रेन सेगमेंटेड गैंग्लिया एंड 2 वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अभी कभी तक आप सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे थे, गैंग्लियन के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, ब्रेन आ गया है, गैंग्लिया आ गया है और वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहाँ पर आ गई है। रिप्रोडक्शन अगर देखें, दे हैव ईदर डायोसिस और मोनोसियस रिप्रोडक्शन, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस्ड इन अ सेक्सुअल मैनर। ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन मैनी मेंबर्स। लार्वल स्टेजेस पे पाई जाती हैं, इन्हीं के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हैं। कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास ये आ जाते हैं। पहले फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमने कहा परिसंचरण तंत्र कैसा है, ये बंद किस्म का है, रक्त एक बंद रक्त वाहिकाओं में बहता है, और जो जंतु होते हैं, जंतु के विकास में पहली बार ऑक्सीजन ले जाने वाले रक्त वो स्थानांतरित करने वाले हृदय की खोज की गई। त्वचा से श्वसन प्रदर्शित करते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क है, खंडित गैंग्लिया और 2 उदर तंत्रिका रज्जुओं से बना होता है। प्रजनन इनमें या तो द्विआर्थी एकलिंगीय प्रजनन होता है, ये यौन तरीके से प्रजनन करते हैं। कई सदस्यों में ट्रोकोफोर लार्वा चरण देखा गया है। एग्जाम्पल है फेरिटिमा एंड मेगास्लो, कैचुए, नेरिस, हेरोडिनेरिया, ठीक है, जो कि खून चूसने वाली जोंक होती है। देखिए जो कुछ जोंक होती हैं और बरसात के टाइम पर अगर वो चिपक जाती है तो वो ब्लड को क्या करती हैं, सक करती हैं, ठीक है, उन्हें निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एफ्रोडाइट जैसे समुद्री चूहा होता है, ट्यूबिफैक्स है एंड चेटोप्टेरस है और टेरेबेला है। ये सारे एग्जाम्पल आपके आते हैं। कुछ इस प्रकार के इनके स्ट्रक्चर होते हैं। पहले आप क्या करेंगे, फीचर्स को एक बार पढ़ लेंगे। चलिए, आपके लिए होमवर्क में ये है कि हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया है, हमने फीचर्स तो हमने देख लिया, अब आपको स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, नेरिस ले लीजिए आप, हेरोडिन एरिया ले लीजिए आप, तो आप यहाँ पे इमेज बनाएंगे, उनके भागों के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, बताएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।